वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 पोस्ट पर, इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। एडमिट कार्ड भी आप लोग का डाउनलोड हो गया है। आप लोग का एग्ज़ाम 25 सितंबर होने वाला है। तो जितना भी दिन आप लोग का टाइम है और 4 सेट मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करूंगा। अभी तक BARC स्पेशल टोटल मैं 6 मॉडल सेट प्रोवाइड किया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में मैं सिलेक्ट किया हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन मैं सिलेक्ट नहीं किया हूँ, जो आप लोग को आता है वो सब क्वेश्चन का मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया हूँ। जो हार्ड क्वेश्चन होता है, जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, उसको मैं सिलेक्ट करके डेली का क्लास में डिस्कशन करता हूँ। आज मॉडल सेट 7 का डिस्कशन करूँगा। तो डेली का जैसे आप लोग भी इसको टेस्ट पेपर का हिसाब से देने का कोशिश कीजिए। 50 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन के लिए आप लोग का टोटल 150 मार्क्स रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब एक गलत आंसर के लिए आप लोग का 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए मेरा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आज के क्लास में आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनकॉमन देखने को मिलेगा, जो आप लोग को आने वाला हर टेक्निकल जॉब के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हर टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से, और रेगुलर स्टडी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूजुअली नो कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, आमतौर पर कटने वाले तेल का उपयोग डैश में नहीं किया जाता है। तो इसमें आपको बोला है कौन सा मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग कटिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर है होनिंग, ऑप्शन नंबर बी ब्रोचिंग, ऑप्शन नंबर सी प्लेनिंग एंड शेपिंग, ऑप्शन नंबर डी थ्रेड रोलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लेनिंग एंड शेपिंग में हम लोग कोई भी कटिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्लेनिंग और शेपिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़े हुआ रहता है, जो आप लोग का एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिमिलरिटीज बताऊंगा प्लेनर और शेपर मशीन का, ठीक है। तो प्लेनर और शेपर मशीन का सिमिलरिटी क्या होता है? इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम लोग यूज करते हैं मेटल को कटने के लिए, दोनों में ही हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जो आइडियल मशीनिंग टाइम होता है, आइडियल मशीनिंग टाइम को कम करने के लिए हम लोग क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? जो मेटल काटता है, मेटल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काटता है या फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटता है, ठीक है। दोनों मशीन में फॉरवर्ड स्ट्रोक में मेटल काटता है और बैकवर्ड स्ट्रोक में क्या होता है? कोई भी मेटल को काटता नहीं है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक होता है नॉन कटिंग स्ट्रोक। समझ में आया है? और जनरली दोनों मशीनिंग प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए। जनरली हम लोग फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग इसका मदद से एंगुलर, इसके बाद सरफेस या वर्टिकल सरफेस भी हम लोग बना सकते हैं, कार्व सरफेस बना सकते हैं, स्लॉट ग्रुप भी हम लोग बना सकते हैं शेपर और प्लेनर मशीन का मदद से। समझ में आया है? इसका बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा प्लेनर और शेपर मशीन के बारे में, जो डिफरेंस होता है। तो प्लेनर मशीन और शेपर मशीन मैं दोनों साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है सबसे बेसिक डिफरेंस, प्लेनर मशीन में टूल फिक्स होता है और जो वर्कपीस होता है वो रेसिप्रोकेट होता रहता है, ओके। लेकिन शेपर मशीन में क्या होता है? वर्कपीस फिक्स होता है, ये स्टेशनरी अवस्था में रहता है, और जो टूल होता है टूल रेसिप्रोकेट होते रहता है, ठीक है। और प्लेनर मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी बिग जॉब होता है, बड़ा जॉब होता है, उसका मशीनिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और शेपर मशीन में हम लोग स्मॉल जॉब का मशीनिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लेनर मशीन में जब भी हम लोग फ्लैट सरफेस बनाते हैं या मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, इसका एक्यूरेसी बहुत ही हाई होता है। लेकिन जो शेपर मशीन होता है, शेपर मशीन में उतना एक्यूरेसी हाई नहीं होता, ठीक है। प्लेनर मशीन में हम लोग मल्टीपल टूल सेट कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा टूल हम लोग होल्ड कर सकते हैं। लेकिन
शेपर मशीन में हम लोग एक ही टूल को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेनर मशीन में अगर जो वर्कपीस रहेगा, वर्कपीस को सेटिंग करने के लिए हाई स्किल का ज़रूरत पड़ता है, दक्षता का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन शेपर मशीन में जो कार्य रहता है वर्क को सेटिंग करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, मतलब बहुत जल्दी, और हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ा से इसको हम लोग क्लैंपिंग कर सकते हैं वर्कपीस को, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस, टूल पोस्ट कहाँ पे फिक्स होता है। प्लेनर मशीन का जो टूल पोस्ट होता है क्लैपर बॉक्स में वो फिक्स होता है, ठीक है। तो प्लेनर मशीन का टूल पोस्ट क्लैपर बॉक्स में फिट होता है और जो शेपर मशीन होता है उसका टूल पोस्ट आप बोल सकते हैं रैम में या इन फ्रंट ऑफ रैम में हम लोग उसको फिट करते हैं, ठीक है। तो शेपर मशीन का टूल पोस्ट को हम लोग रैम में या बोल सकते हैं रैम का जो फ्रंट भाग होता है इन फ्रंट ऑफ रैम में हम लोग उसको फिट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस। इतना कुछ मालूम रहेगा तो आप लोग को जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जितना हमसे हो सके उतना मैं आप लोग को डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विथ वन सेफ एज। हिंदी में आप पढ़ सकते वो फाइल कौन सी है जो सेक्शन में आयताकार और एक सुरक्षित किनारे का साथ चौड़ाई में समांतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ड्रेडनॉट फाइल, ऑप्शन नंबर बी पिलर फाइल, ऑप्शन नंबर सी वर्डिंग फाइल, ऑप्शन नंबर डी स्विस पैटर्न फाइल। तो क्वेश्चन में आप लोग को क्या बोला है, कौन सा एक फाइल का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होने वाला है और इसका विथ पैरेलल होगा और इसका एक साइड में कोई भी टीथ नहीं रहेगा। तो वन सेफ एज मतलब क्या, उस साइड में कोई भी टीथ नहीं रहेगा। तो जनरली हैंड फाइल में सेफ एज होता है। तो ये जो 4 फाइल का नाम दिया है स्पेशल फाइल है। तो इन 4 स्पेशल फाइल में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को क्लास शुरू होने से पहले बता दिया हूँ आज का पेपर हार्ड रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट 46 प्लस आंसर कर पा रहे 50 में से तो उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। उससे कम अगर कर पाते हैं तो प्रिपरेशन कम है और भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज का पेपर का लेवल बाकी क्लासेस से बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अगर आप लोग स्पेशल फाइल चैप्टर पढ़े होंगे तो पिलर फाइल के भी नाम आप लोग सुने। तो पिलर फाइल हम लोग जनरली नैरो वर्क पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है और इसका विथ पैरेलल होता है और एक साइड में सेफेज होता है, मतलब कोई भी टीथ नहीं रहता है, ठीक है। तो पिलर फाइल इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ड्रेडनॉट फाइल हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेटल वर्किंग होता है, वुड वर्किंग होता है, मतलब मेटल का ऊपर जब वर्किंग करते हैं, वुड मतलब लकड़ी का ऊपर जब वर्किंग करते हैं, प्लास्टिक का ऊपर जब हम लोग वर्किंग करते हैं तो उसमें अगर फाइन अमाउंट ऑफ मटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। कोई भी एक वर्क पीस है, सोचो ऐसे कोई भी वुड का वर्क पीस है या प्लास्टिक का वर्क पीस है या कोई भी एक मेटल का वर्क पीस है, तो इसमें से फाइन अमाउंट ऑफ मटेरियल को अगर हम लोग को रिमूव करना है तो जो फाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ड्रेडनॉट फाइल, ठीक है। और अगर वर्डिंग फाइल का बात करता है तो इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, लेकिन ये फ्लैट फाइल का जैसा होता है। फ्लैट फाइल में क्या होता है, फ्लैट फाइल में जो इसका ऐसे टोटल लेंथ होता है तो लेंथ बराबर 2/3 क्या होता है, 2/3 है पैरेलल होता है और 1/3 टेपर होता है फ्लैट फाइल में। लेकिन हैंड फाइल में क्या होता है, टोटल है जो लेंथ है, लेंथ बराबर है टोटली पैरेलल होता है, ठीक है। तो वर्डिंग फाइल में जनरली क्या होता है, वर्डिंग फाइल में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है और ये फ्लैट फाइल के जैसे सिमिलर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये थिनर होता है, पतला होता है, ओके। और इसका थिकनेस बराबर है टोटली पैरेलल होता है। ये जो थिकनेस होता है इसका बराबर है टोटली पैरेलल होता है। इसको हम लोग जब भी नैरो स्लॉट होता है, बहुत ही छोटा छोटा अगर स्लॉट होता है उसमें अगर हम लोग को फाइलिंग करना पड़ता है तब हम लोग वर्डिंग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कोई भी लॉक है, लॉक का रिपेयर करने के लिए या फाइलिंग करने के लिए, या कोई भी अब की है, जैसे कोई भी की का अंदर अगर हम लोग को जो भी छोटा छोटा पार्ट होता है उसको अगर फाइलिंग करना पड़ेगा तो कौन सा फाइलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग वर्डिंग फाइल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो स्विस पैटर्न फाइल का बात की है, स्विस पैटर्न फाइल क्या होता है, मोर एग्जैक्ट मेजरमेंट देन अमेरिकन पैटर्न फाइल। जो अमेरिकन पैटर्न फाइल होता है उससे मोर एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। जहाँ पे भी कोई भी सॉफ्ट या डेलिकेट या इंट्रिकेटेड पार्ट होता है, मतलब क्या है, कोई भी सोचो ऐसे एक पार्ट है बहुत ज़्यादा नरम है, ऐसे पार्ट है तो बहुत ज़्यादा नरम है, ओके।
और वो अगर ऐसा मतलब जटिल पार्ट होता है उसमें फाइलिंग करने के लिए बाकी फाइल का हम लोग इस्तेमाल जहाँ पे नहीं कर सकते उधर हम लोग स्विस पैटर्न फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्विस पैटर्न फाइल आर यूज्ड फॉर डेलिकेट एंड इंटीग्रेटेड वर्कपीस। समझ में आ गया है? तो इतना सारा फाइल के बारे में आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि स्पेशल फाइल होता है। आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें आंसर नहीं कर पाते हैं। इसका बाद आप देख सकते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है एक कपलिंग व्हिच हैज ए योक ऑन ईच शाफ्ट इज कॉल्ड। एक कपलिंग जिसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक योक होता है उसको कौन सा कपलिंग कहलाता है? ऑप्शन नंबर स्पाइडर कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी माप कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी रिजिड कपलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दिया। जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है उसमें यू शेप का योक रहता है, 2 शाफ्ट होता है, 2 शाफ्ट में एक एक करके योक रहता है। ठीक है, उसका बाद क्या एक रहता है ट्रूनियन क्रॉस रहता है, ट्रूनियन क्रॉस में इन दोनों योक फिट होता है और लार्ज एंगल में पावर को ट्रांसमिट करता है, पॉजिटिव पावर ट्रांसमिशन करता है। कितना एंगल में? 20 to 30 डिग्री एंगल में पावर को ट्रांसमिशन करता है। ठीक है, और यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल हम लोग जनरली कहाँ पे करते हैं? जो भी व्हीकल होता है या ऑटोमोबाइल जो भी अलग अलग व्हीकल होता है उसमें जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है, प्रोपेलर शाफ्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सल कपलिंग का। ठीक है, अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछे जाता है कि लो पावर ड्राइव्स के लिए हम लोग कौन सा कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं? लो पावर ड्राइव के लिए हम लोग स्पाइडर कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक चीज़ का आप लोग याद रखना, एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा व्हिच कपलिंग इज यूज्ड फॉर लो पावर ड्राइव, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाइडर कपलिंग। ठीक है, अगर ऐसे आप लोग को पूछे जाएगा माप कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? तो माप कपलिंग कैसे होता है या इसको स्लीप कपलिंग कहते हैं, माप कपलिंग या स्लीप कपलिंग। तो इसमें किस टाइप का होता है? इसमें जनरली ऐसे 2 शाफ्ट होता है, 2 शाफ्ट को हम लोग जैसे बार्ट वेल्डिंग में एंड टू एंड ज्वाइनिंग करते हैं वैसे शाफ्ट को भी एंड टू एंड हम लोग ऐसे रखते हैं। उसका बाद हम लोग एक सिलिंड्रिकल कपलिंग हम लोग दे देते हैं। सिलिंड्रिकल कपलिंग होता है तो ये जो कपलिंग होता है ये आप बोल सकते हैं उसको पूरा ढक देते, कवर कर देते हैं। तो ये जो सिलिंड्रिकल कपलिंग होता है जो और 2 शाफ्ट होता है, तो कपलिंग और शाफ्ट के बीच में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? की देके, जी वेट की देके हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो इन दोनों जो शाफ्ट है एंड टू एंड ज्वाइनिंग किए तो कपलिंग के साथ कैसे जोड़ते हैं? जी वेट की का मदद से हम लोग जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं माफ कपलिंग। ठीक है, तो माफ कपलिंग या स्लीप जैसा होता है ना, सिलिंड्रिकल एक स्लीप जैसा होता है, इसलिए इसको माफ कपलिंग या स्लीप कपलिंग कहते हैं। और जहाँ पे हाई टॉर्क या हाई स्पीड कपलिंग का बात करेगा तब हो जाएगा माफ कपलिंग। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं व्हिच कपलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड, तब राइट आंसर हो जाएगा माफ कपलिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह में आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाता है जैसे व्हिच कपलिंग इज यूज्ड फॉर सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, बहुत ही नरम स्टार्ट पाने के लिए हम लोग कौन सा कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं? फ्लूइड कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इट इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल कपलिंग बोर्ड एंड कीड टू फिट ओवर बोथ शाफ्ट, इट इज कॉल्ड। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं वो एक लंबी बेलनाकार कपलिंग है जो दोनों शाफ्ट पर फिट होने के लिए उसमें बोर्ड किया जाता है और उसमें की फिट किया जाता है। इसको कौन सा कपलिंग कहते हैं? तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को समझाया हूँ कि इसमें 2 शाफ्ट होता है, 2 शाफ्ट को कैसे हम लोग जोड़ते हैं। हम लोग एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल कपलिंग देके या बोल सकते एक स्लीप देके हम लोग जोड़ते हैं। तो ये जो कपलिंग होता है, कपलिंग का साथ दोनों ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? जी वेट की का मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो की को फिट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले बोर्ड तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि की वे हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो की के लिए हम लोग को की वे बनाना पड़ता है। तो यही आप लोग को बोला है कि कौन सा शाफ्ट में दोनों शाफ्ट को जोड़ने के लिए लॉन्ग सिलिंड्रिकल कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप बोल सकते हैं स्लिप का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम लोग की फिट करते हैं, जी वेट की फिट करते हैं। तो कौन सा कपलिंग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्पाइडर कपलिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्लूइड कपलिंग, ऑप्शन नंबर सी माप कपलिंग, ऑप्शन नंबर डी रिजिड कपलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माप कपलिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हाई टॉर्क और हाई स्पीड के लिए हम लोग इस कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 5, ये 5 इज मेड आउट ऑफ
unalloyed steel. After hardening, a crack takes place. What can be the reason to develop this crack? एक पांच जो अनएलॉयड स्टील से बना हुआ है, इसको हार्डनिंग करने के बाद इसमें क्रैक आ जाता है। तो क्रैक आने का पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर 8, द पांच इज टू लॉन्ग हीटेड। पांच को बहुत ज़्यादा हम लोग या बहुत देर तक हम लोग हीटिंग किए, इसीलिए इसमें क्रैक हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, द पांच इज टू लिटिल हीटेड। पांच को बहुत ही कम टाइम तक हम लोग हीटिंग किए। ऑप्शन नंबर सी, द पांच इज टू स्लोली क्विंच। पांच को हम लोग बहुत ही धीरे धीरे ठंडा किए हैं, इसीलिए। ऑप्शन नंबर डी, द पांच इज सडनली क्विंच। पांच को अगर हम लोग तुरंत या आप बोल सकते हैं अचानक अगर हम लोग ठंडा कर देते तो उसमें क्रैक आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी पांच अनएलॉयड स्टील से बना हुआ होता है या नॉर्मल प्लेन स्टील से अगर बना हुआ होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग को प्रॉपर उसको हीटिंग करना चाहिए, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, हीटिंग और कूलिंग होता है मेन चीज़। तो हीटिंग हम लोग को करना पड़ता है। सबसे पहले तो उसको 723 डिग्री में हीट करना पड़ता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में। उसका बाद नया स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। तो 723 डिग्री तक उसको हम लोग को हीट करना पड़ेगा। उसका बाद धीरे धीरे उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम लोग उसका वेट करते हैं। तो अनएलॉयड स्टील से जब भी बना हुआ होता है उसका अगर हम लोग कम हीट करते हैं या कम टाइम तक हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जब भी हम लोग उसको हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग करने का बाद उसमें क्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम तक उसको हम लोग हीटिंग करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट के बीच में इस क्वेश्चन का आंसर लेके डाउट है, तो बी इज द एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी। धातु का उष्मा उपचार आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रॉपर्टीज। कुछ मतलब निश्चित गुण को पाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, टू मेक गुड डिजायर्ड अपीयरेंस ऑन द कंपोनेंट। कोई भी एक कंपोनेंट के ऊपर एक अच्छा सा अपीयरेंस बनने के लिए, बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग पाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। मेटल को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, टू मेक द मेटल रस्ट प्रूफ। मेटल को जंग प्रतिरोधक बनाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेटल का कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए या उत्पन्न करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, इलास्टिसिटी या हार्डनेस, ब्रिटलनेस होता है, तो ये सब सर्टेन प्रॉपर्टी को हम लोग उत्पादन करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी का अंदर आता है? मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी का अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटरमाइन द मिक्स रेशियो ऑफ वाटर सोल्यूबल कूलेंट। पानी में घुलनशील शीतलक के मिश्रण अनुपात को निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित डैश उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रैक्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रैक्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्रैक्ट मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग सोल्यूबल कूलेंट बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं कूलेंट बनाते हैं, उसमें ऑयल और वाटर का जो रेशियो होता है तो उसको निर्धारण करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ, नया नया क्वेश्चन आप लोग को आज का क्लास में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द यूज ऑफ मेटल वर्किंग फ्लूइड इज। धातु के काम करने वाला तरल पदार्थ का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द टूल लाइफ। टूल लाइफ को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस बेटर सरफेस फिनिश। सतह फिनिश को और भी अच्छा पाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट राइज इन टेम्परेचर। तापमात्रा वृद्धि को रोकता है या टेम्परेचर को बढ़ने से वो प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी मेटल वर्किंग फ्लूइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका काम होता है टूल लाइफ को इंक्रीज करना, वेटर सरफेस फिनिश, और उसमें जब फ्रिक्शन होता है, जो मेटल होता है या बोल सकते मेटल का वर्कपीस होता है और टूल होता है, उन दोनों का बीच में जो फ्रिक्शन होता है
तो फ्रिक्शन होने का कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो हीट प्रोड्यूस होने को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग वर्किंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं जैसे ड्रिलिंग करते टाइम, तो ड्रिलिंग करते टाइम अलग अलग मेटल होता है, उसके लिए कूलेंट अलग अलग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोग को एक बार जान लेना चाहिए कौन सा मेटल का ड्रिलिंग करते टाइम हम लोग कौन सा कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। HCS हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील और रॉट आयरन, इन तीनों चीज़ का ड्रिलिंग करते टाइम हम लोग सोल्यूबल ऑयल का मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करते हैं और लार्ड ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर कास्ट आयरन, ब्रास और ब्रोंज का बात करते तो उसके लिए हम लोग ड्राई एयर का इस्तेमाल करते हैं। और एल्यूमिनियम और कॉपर का अगर बोलता तो एल्यूमिनियम और कॉपर का ड्रिलिंग करते टाइम हम लोग केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करता है। समझ में आ गया? तो इतना सारा कुछ पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोग का साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मिनरल ऑयल आर, खनिज तेल का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन नंबर ए पैराफिन, ऑप्शन नंबर बी नेफ्थेनिक, ऑप्शन नंबर सी एरोमेटिक्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो खनिज तेल का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका अंदर पैराफिन, नेफ्थेनिक और एरोमेटिक तीनों कंपोनेंट ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज ऑल्सो नोन एज सेल एल्मोनिक, निम्नलिखित में से किस रसायन को सेल एल्मोनिक का नाम में भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमोनियम क्लोराइड। तो एमोनियम क्लोराइड को सेल एल्मोनिक नाम में भी जाना जाता है। तो एमोनियम क्लोराइड फ्लेक्स का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब स्टील का सोल्डरिंग करना पड़ता है तब फ्लेक्स का हिसाब से हम लोग एमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर स्टेनलेस स्टील सीट रहता तो स्टेनलेस स्टील सीट का सोल्डरिंग करते टाइम कौन सा फ्लेक्स यूज होता है? इस सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर, एक सोल्यूशन का मिक्सचर होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और एमोनियम क्लोराइड, इन तीनों चीज़ जब मिक्स होकर जो फ्लेक्स बनाता है वो स्टेनलेस स्टील सीट के लिए इस्तेमाल होता है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं नंबर 11, इफ थ्रेड्स ऑन ए बोल्ट आर लेफ्ट हैंड, कोई भी अगर बोल्ट पर बाएं धागा है, देन थ्रेड्स ऑन नाट विल बी, तो नाट पर धागे होंगे। तो अगर कोई भी एक बोल्ट है, बोल्ट में अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो वो जो नाट होगा जो उसका साथ फिट होगा तो उसमें किस टाइप का थ्रेड होना चाहिए? ऑप्शन नंबर है राइट हैंड विथ सेम पिच, राइट हैंड थ्रेड होना पड़ेगा सेम पिच का साथ। ऑप्शन नंबर बी लेफ्ट हैंड विथ सेम पिच, लेफ्ट हैंड थ्रेड होना पड़ेगा सेम पिच का साथ। ऑप्शन नंबर सी कुड बी लेफ्ट और राइट हैंड भी हो सकता, लेफ्ट हैंड भी हो सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट हैंड विथ फाइन पिच, राइट हैंड होना पड़ेगा और उसका साथ फाइन पिच होना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी बोल्ट का अगर लेफ्ट हैंड थ्रेड है तो उसका साथ अगर नाट को फिक्स करना है तो उसमें भी लेफ्ट हैंड ही थ्रेड होना पड़ेगा, और बोल्ट में जो पिच है तो उसका साथ नाट का भी पिच समान होना पड़ेगा, तभी वो बोल्ट का साथ नाट फास्टनिंग हो पाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो फास्टनिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द ड्रास्टिक कूलिंग फ्रॉम द ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर? तो ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर से अत्यधिक शीतलन या आप बोल सकते जल्दी जल्दी ठंडा कर देने का कारण स्टील का कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए पियरलाइट, ऑप्शन नंबर बी सीमेंटेट, ऑप्शन नंबर सी मार्टेनसाइट, ऑप्शन नंबर डी टूर्सिटाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मार्टेनसाइट होता है। मार्टेनसाइट क्या होता है ये भी मैं आप लोग के साथ हर क्लास में डिस्कशन कर देता हूँ जब भी हीट ट्रीटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली जो ग्राफ होता है तो एक्स एक्सिस में क्या रहता है? परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, और वाई एक्सिस में टेम्परेचर रहता है। तो जैसे 0.1% कार्बन, 0.2% कार्बन ऐसे बढ़ते रहता है। जैसे 0.84% में पियरलाइट स्टील होता है या यूटेक्टेड स्टील होता है जो सबसे अच्छा स्टील होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है प्लेन कार्बन स्टील के लिए, सभी मेटल का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री से 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सभी के लिए समान होता है। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कार्बन के ऊपर।
जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कम रहेगा, और जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब भी ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में जाता है, मतलब 723 डिग्री में पहुंचता है, वो नया एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी वैसे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है, उसको अगर हम लोग जल्दी जल्दी ठंडा कर देते हैं तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाता है। समझ में आ गए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वेरी फाइन इसका स्ट्रक्चर होता है, और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अब देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ स्क्रैपर इज सुटेबल फॉर रिमूविंग लार्जर क्वांटिटीज ऑफ चिप। चिप की बड़ी मात्रा को हटाने के लिए किस प्रकार की स्क्रैपर उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर बी फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर सी बुलो स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर डी 3 स्क्वायर स्क्रैपर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट स्क्रैपर। तो कोई भी फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस से अगर मेटल को हटाना होता है तो हम लोग फ्लैट स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेटल को हटा सकते हैं चिप्स का आकार में। ठीक है, और हाफ राउंड स्क्रैपर का इस्तेमाल करते कोई भी अगर ऐसे कार्ब जैसा सरफेस रहता है, जैसे स्मॉल बियरिंग होता है, तो इसमें अगर हम लोग को स्क्रैपिंग करना है तो तब इस्तेमाल करते हैं। बुलो स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं जब लार्ज कर्व सरफेस होता है, जैसे लार्ज या बिग जो बड़ा बड़ा जो बियरिंग होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं बुलो स्क्रैपर। और 3 स्क्वायर स्क्रैपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी अगर स्मॉल छोटा छोटा होल है तो छोटा छोटा होल को डिबरिंग करने के लिए और उसको फिनिशिंग करने के लिए हम लोग 3 स्क्वायर स्क्रैपर या बोल सकते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। कम से कम दूरी और बड़ी मात्रा में पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए किस प्रकार की ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग कौन सा ड्राइव इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए बेल ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी गियर ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी रोप ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी चेन ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गियर ड्राइव। क्योंकि आप लोग जानते हैं गियर मतलब क्या होता है, एक टूथ का साथ और एक टूथ मैच करता है। ये सोचो एक गियर है तो दूसरा जो गियर होगा तो उसका भी टूथ रहेगा तो वो इधर मैच करेगा। ठीक है, तो ये होता है सबसे शॉर्ट डिस्टेंस में पावर को ट्रांसमिशन करता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए गियर का पर्पस क्या होता है। गियर आर यूज टू ट्रांसमिट टॉर्क और मोशन फ्रॉम द ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। सोचो कोई भी एक ड्राइविंग शाफ्ट है तो इधर से टॉर्क को अगर दूसरा कोई भी शाफ्ट है तो इस शाफ्ट में ट्रांसमिशन करना है, तो ये जो किसका मदद से हम लोग इस पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं? गियर की मदद से हम लोग इस पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब जो ड्राइविंग शाफ्ट होता है उससे ड्रिवन शाफ्ट तक हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ में आ गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछे जाता है गियर किस मटेरियल से बनता है? जैसे कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल से बनता है, प्लास्टिक और फाइबर से बनता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? जैसे वेलोसिटी रेशियो होता है उसको चेंज करता है, पहला होता है। और जो डायरेक्शन में घूम रहा है, जो डायरेक्शन में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और पॉजिटिव ड्राइव हम लोग को मिलता है क्योंकि इसमें स्लिप बहुत ही कम होता है, नहीं होता आप लोग बोल सकते, तो इसलिए हम इसमें पॉजिटिव ड्राइव हम लोग को मिलता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द यूनिट ऑफ ए लेथ दैट हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड। लेथ मशीन का कौन सा पार्ट होता है जिसमें लेथ स्पिंडल और स्पीड सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल लीवर लगा हुआ रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
टेल स्टॉक, ऑप्शन नंबर बी कैरेज, ऑप्शन नंबर सी हेड स्टॉक, ऑप्शन नंबर डी एप्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक रहता है जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर का लेफ्ट साइड में रहता है और इसमें स्पीड सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल लीवर भी रहता है और लेथ स्पिंडल रहता है। आप बोल सकते हैं जैसे फेस प्लेट होता है, फोर्जा चक होता है, चक इसमें लगा हुआ रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हेड स्टॉक कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक जिसको नॉर्टन गियर बॉक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है कोन पुली ड्राइव हेड स्टॉक होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टेप्ड कोन पुली यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मेथड यूज्ड फॉर टेपर टर्निंग ऑन ए लेथ मशीन इज। लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग करने के लिए कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉम्पाउंडेस्ट मेथड, ऑप्शन नंबर बी टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, ऑप्शन नंबर सी टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो लेथ मशीन पर अगर टेपर टर्निंग करना होता है तो हम लोग तीनों पद्धति या मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक मेथड भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म टूल मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग इन तीनों मेथड इस्तेमाल करके लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट होता है कॉम्पाउंडेस्ट मेथड ऑफ टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, इसमें हम लोग कौन सा टेपर कट सकते हैं? जैसे क्वेश्चन आता है स्टीप टेपर हम लोग कौन सा मेथड का मदद से कट सकते हैं, तो इसका बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को क्लास होने वाला, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, इसका बाद एडवांटेजेस और इसका बाद होगा डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड, तो टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड में क्या होता है, इसमें शॉर्ट टेपर होता है और लॉन्ग जॉब, मतलब लॉन्ग जॉब होता है, उसमें बहुत ही कम टेपर होता है, शॉर्ट टेपर हम लोग करते हैं इसका मदद से। ओके, और आप बोल सकते हैं इसमें ऑटोमेटिक फीड हम लोग को मिलता है, तो टूल जो होता है टूल को ऑटोमेटिक फीड हम लोग दे सकते हैं टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड के द्वारा, और इसमें हम लोग एक्सटर्नल टेपर को काट सकते हैं, एक्सटर्नल टेपर भी काट सकते हैं और एक्सटर्नल थ्रेड भी काट सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है कौन सा टेपर टर्निंग मेथड में हम लोग एक्सटर्नल टेपर और एक्सटर्नल थ्रेड को भी काट सकते हैं, तो टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसमें सिर्फ हम लोग एक्सटर्नल टेपर को काट सकते हैं और जॉब को दोनों सेंटर के बीच में होल्ड करके रखना पड़ेगा, लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में जब दो मतलब जॉब होल्ड अवस्था में रहेगा तब हम लोग इस टेपर को काट सकते हैं, ठीक है। और इंटरनल टेपर या इंटरनल थ्रेड को हम लोग इसमें कट नहीं सकते, ये होता है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस। सेकेंड होता है फॉर्म टूल मेथड, तो फॉर्म टूल मेथड में क्या होता है, इसमें ये होता है सबसे कन्वीनियंट मेथड फॉर शॉर्ट टेपर। कोई भी छोटा अगर टेपर है तो छोटा टेपर में अगर हम लोगों को टेपर अगर कटना है, सोचो इसमें मतलब एक जॉब है और इसमें बहुत ही कम टेपर है, तो इस टेपर को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट होता है, मतलब जटिल टेपर होता है, तो उसको काटने के लिए हम लोग फॉर्म टूल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्म टूल मेथड का मदद से हम लोग एक्सटर्नल टेपर को काट सकते हैं। ओके, और फॉर्म टूल मेथड में जब भी हम लोग टेपर करते हैं, इसमें लेथ जो सेंटर होता है, लाइव सेंटर और डेड सेंटर होता है, इसका बीच में अलाइनमेंट को हम लोग को हटाना नहीं पड़ता। जैसे टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड में क्या होता है, इसका सेंटर को हम लोग को अलाइनमेंट से हटाना पड़ता है, लेकिन फॉर्म टूल मेथड में हम लोग को अलाइनमेंट को हटाना नहीं पड़ता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, ये जो टूल होता है कॉस्टली टूल होता है। ओके, और टेपर ऑन शॉर्ट लेंथ कैन बी काट ओनली, मतलब आप सिर्फ शॉर्ट लेंथ में टेपर को काट सकते हैं। ओके, और इसमें हम लोग प्रिसिशन टेपर को काट नहीं सकते। ये तीनों होते हैं इसका डिसएडवांटेजेस। इसका बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है कंपाउंड एडेस्ट मेथड, तो कंपाउंड एडेस्ट मेथड का मदद से सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए, इसमें हम लोग स्मॉल एंड स्टीप टेपर को काट सकते हैं, स्मॉल एंड स्टीप टेपर को काट सकते हैं। ओके, और क्या होता है, इसका मदद से हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टेपर को ही काट सकते हैं। ओके, इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, इसमें हम लोग प्रिसिशन टेपर को नहीं काट सकते हैं और इसमें सरफेस फिनिश बहुत ही खराब आता है। ओके, और स्टीप टेपर क्या होता है, मतलब सोचो इतना छोटा सा अगर इसके जॉब का लेंथ है, तो इतना छोटा सा लेंथ में अगर बहुत ज़्यादा टेपर होता है, सोचिए इसमें अगर टेपर होता है सोचो 60 डिग्री का, इधर 10 मिलीमीटर लेंथ है और इसमें अगर हम लोग को 60 डिग्री का अगर हम लोग को टेपर काटना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तब
हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड मेथड, और इस टेपर को क्या कहते हैं, इस टेपर को स्टिप टेपर कहते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है आप लोग का टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। इसमें हम लोग एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टेपर को ही काट सकते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है, लॉन्ग जॉब में हम लोग स्मॉल एंगल को काट सकते हैं, कोई भी लॉन्ग जॉब होगा। ओके, तो कोई भी जैसे हम लोग टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड की मदद से क्या होता है, लॉन्ग जॉब में शॉर्ट टेपर को काट सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड होता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। तो ऐसे अगर पूछे जाएगा बेस्ट मेथड फॉर लॉन्ग जॉब विथ स्मॉल एंगल, तो क्या हो जाएगा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड हो जाएगा। इसमें हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड दोनों काट सकते हैं, और इसमें ऑटोमेटिक फीड भी हम लोग को मिल जाता है। और इसमें जो टेपर होता है प्रिसिशन टेपर होता है। समझ में सब आ रहा है कि इसमें प्रिसिशन टेपर होता है, सिर्फ टेपर टर्निंग अटैचमेंट में प्रिसिशन टेपर मिलता है। ठीक है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड से टेपर कटने का बहुत सारा एडवांटेजेस होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। जैसे इसका मदद से हम लोग स्टीप टेपर काट नहीं सकते, मतलब स्मॉल लेंथ में हम लोग बड़ा डिग्री एंगल में टेपर को काट नहीं सकते हैं, सबसे पहला। और जब भी हम लोग टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड से टेपर करते हैं तो लेथ सेटिंग को थोड़ा सा हटाना पड़ता, जो क्रॉस स्लाइड होता है उसका नाट का थोड़ा सा लूजन करना पड़ता, ढीला करना पड़ता, इसीलिए इसका सेटिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। समझ में आ गया? तो जितना भी आप लोग का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकता है, स्मॉल एंड स्टीप टेपर कौन सा टेपर टर्निंग मेथड का मदद से हम लोग कट सकते हैं, और कौन सा मेथड में सबसे प्रिसिशन यूनिफॉर्म टेपर हम लोग कट सकते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड होता है, स्टीप टेपर हम लोग कंपाउंड मेथड का मदद से कट सकते हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को आता है, इसलिए मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द कटर इन मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन। मिलिंग मशीन का कटर डेस्क पर लगा होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्बर्ड, ऑप्शन नंबर बी टूल होल्डर, ऑप्शन नंबर सी स्पिंडल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, आर्बर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्बर्ड में मिलिंग मशीन का कटर रहता है, और मिलिंग मशीन में क्या होता है, लेथ मशीन का ऑपोजिट होता है। मिलिंग मशीन में जो वर्क होता है तो वर्क पीस स्टेशनरी रहता है, और इसमें रोटेटिंग कटर आगे बढ़ता है, समझ ले, कटर आगे बढ़ते रहता है। समझ में आ गया है? और कटर किस मटेरियल से बनता है, HSS से बनता है। इसका हार्डनेस होता है 62 HRC होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द स्लोएस्ट स्पीड इन लेथ इज एडोप्टेड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। लेथ मशीन का कौन सा ऑपरेशन करते टाइम सबसे धीमे गति का हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए थ्रेड कटिंग, ऑप्शन नंबर बी टेपर टर्निंग, ऑप्शन नंबर सी नार्लिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम लोग थ्रेड करते तो थ्रेड करते टाइम हम लोग को सबसे कम स्पिंडल स्पीड लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो थ्रेड कटिंग करते टाइम जब हम लोग को स्टेप कौन पुली रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बैक गियर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बैक गियर का इस्तेमाल करते हैं करके हम लोग जो स्पिंडल स्पीड होता है उसको और भी कम कर लेते हैं। ठीक है, और नार्लिंग जो ऑपरेशन होता है इसमें भी स्पिंडल स्पीड कम होना चाहिए, जो टर्निंग स्पीड होना चाहिए उसका 1/3 होना चाहिए, लेकिन इससे भी कम होता है थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं, द जॉब सपोर्टिंग डिवाइस दैट इज बोल्टेड टू द बैक एंड ऑफ द कैरेज एंड मूव अलोंग ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। एक ऐसा जॉब सपोर्टिंग डिवाइस होता है जो कैरेज में उसको बोल्टेड किया हुआ रहता है, और जब मशीनिंग करता है तो उसका साथ वो आगे बढ़ते रहता है, मतलब मशीनिंग जो ऑपरेशन होता है, जो वर्क पीस रहता है, तो उसका साथ ही वो आगे बढ़ते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सपोर्टिंग डिवाइस का? ऑप्शन नंबर ए एंगल प्लेट, ऑप्शन नंबर बी स्टेडी रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी फॉलोअर रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी कंपाउंड रेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलोअर रेस्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं जनरली 2 टाइप का स्टेडी रेस्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट और दूसरा होता है फॉलोअर स्टेडी रेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिक्स स्टेडी रेस्ट लेथ बेड का ऊपर फिक्स होता है और एक ही जगह में वो फिक्स कंडीशन में रहता है, जिसका 3 लेग्स होता है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं 3 एडजस्टेबल पैड होता है। लेकिन जो फॉलोअर स्टेडी रेस्ट होता है इसमें 2 पैड रहता है। 2 पैड कहाँ कहाँ पे रहता है, एक रहता है ऐसे अगर जॉब होगा तो इसमें अगर इधर अगर काटिंग टूल रहेगा तो इस साइड में मतलब काटिंग टूल का ऑपोजिट साइड में एक पैड होगा,
और जॉब का ऊपर में और एक पैड होगा, इसका 2 पैड रहता है। और एक एक पैड किस मेटेरियल से बनता है? फॉस्फोरस ब्रोंज से बनता है, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पे फिक्स करते हैं? तो मैक्सिमम जगह में क्या बोलते हैं? सैडल के ऊपर फिक्स करते हैं। तो आप लोग कैरेज भी बोल सकते हैं, तो कैरेज के ऊपर हम लोग फिक्स करते हैं। तो कैरेज तो क्या होता है? जब भी हम लोग टर्निंग सोचो कर रहे हैं तो टर्निंग करते हैं, कैरेज भी तो मूव होते रहता है। तो कैरेज मूव होगा तो ये जो फॉलोअर स्टेडी रेस है वो भी कटिंग टूल का साथ उसको फॉलो करते करते मूव होते जाएगा। इसलिए यही बोला है कि मशीनिंग ऑपरेशन करते टाइम ये भी मूव होते रहता है इसका साथ, कटिंग टूल का साथ। तो ये कौन सा होता है? फॉलोअर स्टेडी रेस्ट में होता है। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डू यू स्पेसिफाई ए लेथ? आप खराद को कैसे निर्दिष्ट करते हैं? तो लेथ को स्पेसिफिकेशन करने के लिए अलग अलग जैसे स्पेसिफिकेशन होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द हाइट ऑफ द सेंटर, सेंटर का हाइट कितना है। ऑप्शन नंबर बी, स्विंग डायमीटर ओवर वेट, स्विंग डायमीटर कितना है। ऑप्शन नंबर सी, द लेंथ बिटवीन द सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में लेंथ कितना है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो लेंथ को स्पेसिफिकेशन करते हैं हम लोग, अलग अलग इसका स्पेसिफिकेशन होता है। तो इन तीनों ही आता है लेंथ का स्पेसिफिकेशन अंदर, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जैसे रेंज ऑफ स्पिंडल स्पीड, रेंज ऑफ फीड, साइज ऑफ द स्पिंडल बोर्ड, इसका बाद द लेंथ ऑफ द बेड, या आप बोल सकते हैं लेंथ ऑफ द बेड वेज के हिसाब से भी हम लोग लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं। तो ये सब कुछ आता है। या बोल सकते हैं द रेंज ऑफ थ्रेड दैट कैन बी कट, मतलब कितना रेंज में थ्रेड को कट सकते हैं उसका हिसाब से भी हम लोग सेंटर लेंथ को स्पेसिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द टेल स्टॉक इज यूज टू, टेल स्टॉक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है, सपोर्ट द अदर एंड ऑफ द वर्क व्हेन इट इज बीइंग मशीन बिटवीन सेंटर, जब हम लोग दो सेंटर के बीच में मशीनिंग करते हैं तो वर्क का एक एंड को सपोर्ट देते हैं टेल स्टॉक। ऑप्शन नंबर बी, होल्ड ए टूल फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टैपिंग, तो मतलब सच टाइप ऑफ टूल यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे ड्रिलिंग, रिमिंग और टैपिंग करते टाइम हम लोग उस टूल को इसमें होल्ड करते हैं, मतलब टेल स्टॉक में होल्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग दोनों सेंटर का बीच में जॉब को टर्निंग करते हैं तो उसमें सपोर्ट करने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है टेल स्टॉक। और इसमें हम लोग कटिंग टूल जैसे ड्रिलिंग, रिमर और टैपर होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग, रिमर और टैप को हम लोग होल्ड करते हैं और उसका मदद से हम लोग ड्रिलिंग और रिमिंग और टैपिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, द टेपर ऑफ इंटरनल डबटेल कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। तो डबटेल किस टाइप का होता है? डबटेल इस टाइप का होता है। तो ये जो टेपर होता है, ये टेपर को मेजर करने के लिए हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं या क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर साइन बार, ऑप्शन नंबर बी कॉम्बिनेशन सेट, ऑप्शन नंबर सी बॉल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज, ऑप्शन नंबर डी डायल गेज। तो आप लोग जानते हैं साइन बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेपर एंगल को मेजर करने के लिए, लेकिन इसमें जब भी डबटेल टेपर बोलेगा तब हम लोग स्लिप गेज का साथ बॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन का बॉल यूज़ होगा, क्योंकि इसका हिसाब से मतलब ये जो एंगल है उसका हिसाब से हम लोग को बॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और हम लोग को स्लिप गेज इस्तेमाल करके इस टेपर को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द केस ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड, इफ P is pitch and N is number of start, then lead of screw thread is, कोई भी एक स्क्रू थ्रेड है जिसका पिच को हम लोग P से इंडिकेट कर रहे हैं और नंबर ऑफ स्टार्ट को हम लोग N से इंडिकेट कर रहे हैं, तो उसका उस स्क्रू थ्रेड का लीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिच प्लस नंबर ऑफ स्टार्ट P प्लस N, ऑप्शन नंबर बी P माइनस N, मतलब पिच माइनस नंबर ऑफ स्टार्ट, ऑप्शन नंबर सी पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ऑप्शन नंबर डी पिच बटा नंबर ऑफ स्टार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं स्क्रू थ्रेड का लीड का फॉर्मूला क्या होता है? लीड का फॉर्मूला होता है पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं, व्हेन मैशनिंग ए हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, द टाइप ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इज,
जब हम लोग हार्ड और ब्रिटल मटेरियल जैसे कास्ट आयरन जैसा कोई भी मटेरियल है उसको मैशनिंग करते हैं तो किस टाइप का चिप्स प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए कंटिन्यूअस चिप्स, ऑप्शन नंबर बी डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ऑप्शन नंबर सी कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज, ऑप्शन नंबर डी फाइन चिप्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस चिप्स हम लोग को मिलता है। तो जब भी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है, कास्ट आयरन होता है, तो इसमें हम लोग जब भी मैशनिंग करते हैं तो उसमें रेक एंगल 0 डिग्री हम लोग को लेना पड़ता है, ठीक है। और इसमें डिसकंटिन्यूअस चिप्स या आप बोल सकते हैं सेगमेंटल चिप्स प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया है? ऐसा अगर कोई भी हार्ड होता, हार्ड जॉब का अगर हम लोग को मैशनिंग करना पड़ता तब हम लोग को नेगेटिव रेक एंगल वाला टूल का इस्तेमाल करना पड़ता। अगर कोई भी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज हो जाता है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट। दोषपूर्ण ताप उपचार के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो अगर हीट ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है तो कौन सा डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हीट ट्रीटमेंट हम लोग को अच्छा से करना पड़ता है। जैसे ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग को हीट ट्रीटमेंट ठीक ठाक करना चाहिए। अगर फॉल्टी हीट ट्रीटमेंट होता है उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए ओवर हीटिंग एंड बर्निंग, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीडेशन एंड डिकार्बोनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी क्रैक्स डिस्टॉर्शन एंड रैपिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो हीट ट्रीटमेंट अगर सही से नहीं होगा तो सभी डिफेक्ट आ सकता है। समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आप देख सकते हैं आज का क्वेश्चन में सब कुछ नया नया क्वेश्चन है, लेवल भी अलग टाइप का है, तो इसीलिए मैं आप लोग को सिलेक्ट किया हूँ कि आप लोग का एग्जाम में अगर हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप लोग को इधर से क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। तो पूरा क्लास आप लोग देखिए और आप लोग ईमानदारी के साथ आंसर देने का कोशिश कीजिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग कितना क्वेश्चन का सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितना गलत अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें आप लोग को प्रिपरेशन लग जाएगा कि आप लोग का अगर आप मतलब क्वेश्चन पेपर हार्ड पूछा जाएगा तो आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इससे हार्ड आप लोग को क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसमें अगर आप लोग 46 प्लस अटेम्प्ट कर सकते तो आप लोग का प्रिपरेशन ठीक है, और बाकी स्टूडेंट को और भी प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन जनरल हार्डनिंग इज फॉलोड बाय। तो जनरली हम लोग हार्डनिंग का बाद क्या करते हैं, मतलब हार्डनिंग इज फॉलोड बाय मतलब हार्डनिंग का बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एनिलिंग, ऑप्शन नंबर बी टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर सी केस हार्डनिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लोग हार्डन करते हैं तो उसमें ब्रिटलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें टेम्परिंग का कोई भी मतलब टफनेस का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहता, उसमें वो कोई भी शॉक, सडन शॉक या वाइब्रेशन लोड को ले नहीं सकता है। इसीलिए हार्डनिंग करने के बाद तुरंत हम लोग को टेम्परिंग करना चाहिए बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया है? तो फॉलोड बाय मतलब क्या होता है, उसका बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस टेम्परिंग गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ। ऑस टेम्परिंग का परिवर्तन से कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मार्टेनसाइट, ऑप्शन नंबर बी बेनाइट, ऑप्शन नंबर सी सीमेंटाइट, ऑप्शन नंबर डी लीडेबुराइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, जब भी 723 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में पहुँचता है उसका बाद ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। उसको जब भी हम लोग कूलिंग कर देते हैं तो उसका बाद हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनता है। तो ऑस टेम्परिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसका बाद वो परिवर्तन होकर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में बनता है, जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर होता है और वेरी फाइन एंड वेरी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, क्लास अगर आप लोग ध्यान से करे होंगे तो आप लोग को ईच एंड एवरी क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि आज तक जितना भी क्लास मैंने प्रोवाइड किया हूँ आप लोगों का एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उधर से पूछे जाएगा। तो अगर आप लोगों को हो सकता है तो आप लोग हर क्लास को देखने का कोशिश कीजिए, हर क्लास में नया नया पॉइंट में आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द टर्म हीट ट्रीटमेंट इज यूज टू डिस्क्राइब ए प्रोसेस कंट्रोल बाय। हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कौन सा चीज़ को कंट्रोल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी हीटिंग, ऑप्शन नंबर सी कूलिंग, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी मतलब बोथ कूलिंग एंड हीटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ कूलिंग एंड हीटिंग। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का मदद से हम लोग दो ही चीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करके अलग अलग हम लोग को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग और एनेलिंग प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग
मेटल को हीट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ठंडा कर देते हैं, तब वो हार्डनिंग बनता है। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, मेटल को हीट करते हैं, उसके बाद हम लोग रूम टेम्परेचर में उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। एनालिंग में क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, उसके बाद हम लोग ड्राई ऐश या ड्राई सैंड का ऊपर ढक के हम लोग उसको ठंडा करते हैं। तो ये अलग अलग मतलब जो प्रोसेस होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, उसमें उसको हीटिंग करने का भी अलग तरीका होता है, मतलब अलग टेम्परेचर में हीट करते हैं और उसको कूल भी अलग टेम्परेचर में करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग दो ही चीज़ को कंट्रोल करते हैं, क्या हम लोग को कितना हीटिंग करना पड़ेगा और कैसे हम लोग को कूलिंग करना पड़ेगा। तो हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है दो ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, सिरामिक काटिंग टूल आर, सिरामिक काटिंग टूल के बारे में इधर ऑप्शन में पूछे गया है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए, मेड बाय कोल्ड प्रेसिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर, मतलब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनता है और इसको हम लोग कोल्ड प्रेस करके बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप, टिप का फॉर्म में अवेलेबल होता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटल एंड हैव लो बेंडिंग स्ट्रेंथ, ब्रिटल होता है और इसका बहुत ही कम स्ट्रेंथ होता है, मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर से बनता है, कोल्ड प्रेसिंग करके हम लोग इसको बनाते हैं। इसका हम लोग टिप्स का आकार में यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, महंगा होने के कारण हम लोग इसको अगर टूल यूज़ करते हैं, अगर टूट जाएगा तो हम लोग को पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको टिप का फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच फार्नेसेस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बिकॉज दे गिव यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर इन द हीट ट्रीटमेंट चेंबर। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया, हीट ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले मेटल को हीट करना पड़ता। तो हीट हम लोग कहाँ पे करते हैं, हीट ट्रीटमेंट चेंबर का अंदर करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट चेंबर के अंदर मेटल को हीट करने के लिए अलग अलग हम लोग फार्नेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फार्नेस इस्तेमाल करते हैं, इसका बाद ऑयल फायर्ड फार्नेस यूज़ करते हैं, गैस फायर्ड फार्नेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बोला है कौन सा फार्नेस इस्तेमाल करके हम लोग टेम्परेचर का यूनिफॉर्मिटी दे सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो मेटल को हीट करना है उसमें अगर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होगा तो सभी पोर्शन तो ये हीट हो जाएगा ना, मतलब समान हीट होगा। तो कौन सा फार्नेस का हम लोग इस्तेमाल करके हीट ट्रीटमेंट चेंबर का अंदर मेटल का ऊपर यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑयल फायर्ड फार्नेस, ऑप्शन नंबर बी, गैस फायर्ड फार्नेस, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फार्नेस, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। तो इलेक्ट्रिक फार्नेस से अगर हम लोग मेटल को हीट करते हीट ट्रीटमेंट चेंबर का अंदर, तो उसमें यूनिफॉर्म टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और मेटल यूनिफॉर्मली हीट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन नाइट्राइडिंग इज कैरिड आउट इन ए गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोडाइजिंग गैस एंड डैश। कार्बन नाइट्राइडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैस मिक्सचर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कार्बोडाइजिंग गैस रहता है और क्या रहता है, ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी एमोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एमोनिया। ठीक है, तो कार्बन नाइट्राइडिंग होता है एक सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। ये टू टाइप का होता है, एक होता है गैस नाइट्राइडिंग और एक होता है सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। ठीक है, तो गैस नाइट्राइडिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वर्कपीस है उसका अगर सरफेस को हार्डनिंग करना है तो हम लोग उसको सबसे पहले गैस टाइट बॉक्स का अंदर डालते हैं। उसका बाद हम लोग इस मेटल पीस को कितना डिग्री टेम्परेचर में हीट करते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं। ओके, उसका बाद ये जो गैस टाइट बॉक्स है उसका अंदर हम लोग कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ एमोनिया गैस सप्लाई करते रहते हैं, मतलब एमोनिया गैस का कांस्टेंट सप्लाई करते रहते हैं। और कब तक करते रहते हैं, 100 आवर्स तक, 100 आवर्स तक हम लोग उसको मतलब उसको हम लोग एमोनिया गैस का सप्लाई देते रहते हैं। तो क्या होता है, उसका ऊपर सरफेस बन जाता है, जो सरफेस होता है उसके ऊपर एमोनिया बैठ जाता है। ठीक है, और ये जो सरफेस का ऊपर बैठ गया है और ये सरफेस को हार्डनिंग बना देता है। और जो सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग प्रोसेस होता है इसमें प्री हीटेड हम लोग को वर्कपीस लाना पड़ता है। प्री हीटेड वर्कपीस मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले हीट हुआ रहेगा, वो वर्कपीस को लाके सॉल्ट बाथ का अंदर हम लोग को डालना पड़ता है। सॉल्ट बाथ का टेम्परेचर कितना होता है, 520 से 570 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उसका अंदर हम लोग डाल देते हैं। अब जो प्री हीटेड वर्कपीस है उसको हम लोग डाल देते हैं। उसका बाद क्या होता है, उसके ऊपर कार्बन और नाइट्रोजन एनरिच एक सरफेस बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नाइट्राइडिंग प्रोसेस करते हैं। समझ में आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एनेलिंग प्रोसेस इज यूज टू, एनेलिंग प्रक्रिया का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टन द स्टील, स्टील को नम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, रिफाइन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को रिफाइनिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द हार्डनेस, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड वेयर रेजिस्टेंस, वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देने के लिए। तो एनेलिंग प्रोसेस का मुख्य पर्पस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टन द स्टील, स्टील को सॉफ्ट बनाते हैं, क्योंकि कोई भी स्टील का अगर मैशनिंग करना है तो उसको सबसे पहले सॉफ्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड रहेगा तो उसको हम लोग मैशनिंग नहीं कर सकते। तो एनेलिंग प्रोसेस का मदद से हम लोग दो चीज़ मेनली कर सकते हैं, स्टील को हम लोग सॉफ्ट बनाते हैं और मेटल का मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब मशीन द्वारा कट सकते हो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रिफाइनिंग द स्ट्रक्चर तो किस में होता है, हीट ट्रीटमेंट का कौन सा प्रोसेस में होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में होता है। और इंक्रीज द हार्डनेस एंड प्रोवाइड वेयर रेजिस्टेंस हार्डनिंग प्रोसेस में होता है। तो एनेलिंग प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, आप लोग को सबसे पहले जान लेना चाहिए। एनेलिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा वो हाइपो यूटेक्टेड स्टील है या हाइपर यूटेक्टेड स्टील है। हाइपो यूटेक्टेड और हाइपर यूटेक्टेड का मतलब क्या होता है, यूटेक्टेड मतलब 0.84% जो कार्बन होता है इसको यूटेक्टेड स्टील बोलते हैं या पियरलाइट बोलते हैं, जो सबसे अच्छा स्टील होता है। तो अगर 0.84% से कम अगर कार्बन रहता है उसको बोलते हैं हाइपो यूटेक्टेड स्टील, और अगर 0.84% से ज़्यादा कार्बन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टेड स्टील। ठीक है, तो जो हाइपो यूटेक्टेड स्टील होता है तो उसको एनेलिंग करने के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोग को हीट करना पड़ता। ओके, और अगर हाइपर यूटेक्टेड स्टील होता तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करना पड़ता। तो हीट तो हो गया है, तो अगर हाइपर यूटेक्टेड होता तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हीट करना पड़ता, और अगर स्टील हाइपर यूटेक्टेड होता है तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करना पड़ता। उसको बाद हम लोग कैसे उसको ठंडा करते हैं, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में तो हीट कर दिया, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फार्नेस में उसको हीट कर रहे हैं उस फार्नेस को हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं। तो स्विच ऑफ करके उसका अंदर ही उसको हम लोग ठंडा कर देते हैं, या आप लोग बोल सकते हो उसको हम लोग ड्राई सैंड, ड्राई लाइम, ड्राई एस देके ढकने का बाद उसको हम लोग ठंडा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है जो फार्नेस में हम लोग हीट कर रहे हैं उसका फार्नेस को हम लोग स्विच ऑफ करके उसका अंदर रख के हम लोग धीरे धीरे उसको ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लो कूलिंग का ज़रूरत पड़ता है एनेलिंग के लिए। और आप लोग ड्राई सैंड या ड्राई लाइम या ड्राई एस उसको ऊपर डाल के या बोल सकते हैं उसको ढक के हम लोग उसको ठंडा कर सकते हैं। और एनेलिंग में जो कूलिंग रेट होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, वो जितना धीरे धीरे होगा उतना अच्छा मेटल सॉफ्ट होगा और उतना अच्छा मैशिनेबिलिटी प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द डायमीटर ऑफ फिनिश टर्न शाफ्ट कैन बी चेक विथ ए, फिनिश टर्न शाफ्ट के बेस को चेक करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं, स्लिप गेज। ऑप्शन नंबर बी, हाइट गेज। ऑप्शन नंबर सी, डायल इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग लेद मशीन में कोई भी शाफ्ट को टर्निंग करते हैं उसका बाद जो डायमीटर आता है उसका डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। बाकी तो हाइट गेज का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, स्लिप गेज का भी इस्तेमाल नहीं करते, डायल इंडिकेटर के भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आप देख सकते हैं, स्ट्रेटनेस कैन बी चेक्ड विथ द हेल्प ऑफ, स्ट्रेटनेस को डैश का मदद से चेक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, स्पिरिट लेवल। ऑप्शन नंबर बी, साइन बार। ऑप्शन नंबर सी, स्लिप गेज। ऑप्शन नंबर डी, हाइट गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? स्पिरिट लेवल आर यूज्ड फॉर हाई प्रिसिशन मेजरमेंट, हाई प्रिसिशन मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इसका सेंसिटिविटी कितना होता है ये आप लोग को जानना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाता है। 0.02 मिलीमीटर से 0.05 मिलीमीटर पर 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर में 0.02 से 0.05 मिलीमीटर इसका सेंसिटिविटी या एक्यूरेसी होता है। और एक किस टाइप का होता है? एक कर्व ग्लास ट्यूब रहता है, बक्राकार एक ग्लास ट्यूब रहता है जिसका अंदर इंडस्ट्रियल अल्कोहल रहता है जिसको स्प्रिट कहते हैं। ओके, और इसका अंदर हम लोग ये बबल ऑफ एयर को हम लोग फंसा देते हैं, वायु का एक बूंद को हम लोग फंसा देते हैं। तो इसका अंदर क्या होता है, ये जो स्प्रिट रहता है और ये जो बबल रहता है टोटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, और ये टोटली अगर ऐसे फ्लैट सरफेस होगा
तो ये बावेल भी इसका जो मेन सेंटर लाइन होता है उसका साथों मैच करता है। ये जो सेंटर लाइन होता है उसका साथ तो बावेल भी वैसे ही रहते हैं। अगर ये सरफेस थोड़ा सा अगर इंक्लाइंड होता है या टेढ़ा होता है, अगर टोटली स्ट्रेट नहीं होता तो क्या होता है, ये बावेल इधर कभी कभी आता है, कभी कभी इधर आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग हाई प्रिसिशन मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। समझ में आ गया है। और ये जो कर्व ग्लास ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, वायल कहते हैं, VIAL कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन, सटीकता डैश पर निर्भर करती है। तो एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, प्रिसिशन ऑफ मेथड, गुड प्लानिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ऑल ऑफ दिस इधर भी दिया है मतलब ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसका जितना ज़्यादा प्रिसिशन होगा वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसरो का एग्जाम में पूछा गया था, प्रिसिशन का साथ लिस्ट काउंट का क्या रिलेशन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लिस्ट काउंट अगर ज़्यादा होगा प्रिसिशन कम होता है, और लिस्ट काउंट अगर कम होता है प्रिसिशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप लोग को जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। सरफेस रफनेस जो होता है उसको हम लोग कौन सा ड्राइंग की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर बी सर्किल, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर्स, ऑप्शन नंबर डी रेक्टेंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस रफनेस का सिंबल होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ईच एंगल होता है समान होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द बियरिंग यूज्ड फॉर हेवियर लोड इज। भारी लोड के लिए प्रयुक्त बियरिंग डैश है। ऑप्शन नंबर ए रोलर बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी बॉल बियरिंग, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। रोलर बियरिंग हम लोग हेवियर लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर और भी ज़्यादा लोड लेना है तो डबल रो रोलर बियरिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी रो का बढ़ाते हैं तो वो और भी ज़्यादा लोड को ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आप देख सकते हैं, टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक। टेपर रोलर बियरिंग क्या ले सकता है, मतलब इसमें जो रोलर होता है उस टेपर टाइप का होता है। ठीक है, तो ये टेपर रोलर बियरिंग कौन सा लोड को ले सकते हैं, एक्सियल लोड, रेडियल लोड, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो टेपर रोलर बियरिंग एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों लोड को ये सहन सकता है। ठीक है, तो बियरिंग के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में भी डिस्कशन कर दिया हूँ। टेपर रोलर बियरिंग कैसे कैसे होता है, किस टाइप का काम करता है, तो रेगुलर क्लास अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इंटरनल थ्रेड फॉर्मिंग ऑपरेशन इज नोन एज। आंतरिक धागा बनाने की प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है। तो इंटरनल थ्रेड बनाने का ऑपरेशन को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए डाइंग, ऑप्शन नंबर बी टैपिंग, ऑप्शन नंबर सी थ्रेडिंग, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग सोच समझ के इसका आंसर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टैपिंग। ठीक है, तो टैपर जो टैप होता है, टैप का मदद से हम लोग इंटरनल थ्रेड को करते हैं, डाई का मदद से हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड को काटते हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका थ्रेडिंग आंसर कर सकते हैं क्योंकि थ्रेड काटते हैं इसीलिए, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टेपर सैंक ड्रिल आर हेल्ड बाय। टेपर सैंक ड्रिल डैश द्वारा आयोजित की जाती है, मतलब टेपर सैंक ड्रिल को हम लोग कहाँ पे होल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चक, ऑप्शन नंबर बी स्लीप, ऑप्शन नंबर सी मशीन वाइस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनरली एक क्वेश्चन पूछे जाता है तब आर बार राइट आंसर हो जाता है, लेकिन आर बार तो ऑप्शन में नहीं है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए ड्रिल का सैंक टू टाइप का होता है, एक टेपर सैंक होता है, स्ट्रेट सैंक होता है। स्ट्रेट सैंक में जो सैंक होता है टोटली पैरेलल होता है, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग चक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिल चक को खोलने के लिए और लगाने के लिए हम लोग चक की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और टेपर्ड जो सैंक होता है, इसका आप जो सैंक होता है ये टेपर्ड होता है। इसमें कौन सा टेपर्ड रहता है, मोर्स टेपर्ड रहता है। मोर्स टेपर्ड के कौन सा रेंज यूज होता है, मोर्स टेपर्ड 1 से MT5 तक इसका रेंज यूज होता है। ठीक है, तो आर बार में भी मोर्स टेपर्ड रहता है और ड्रिल सैंक में भी टेपर्ड ड्रिल सैंक में भी मोर्स टेपर्ड रहता है, इसलिए आर बार में एक फिट होता था। लेकिन
जब आर बार ऑप्शन में नहीं रहेगा तो स्लीप राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लीप में भी मोड स्टेपर रहता है, स्लीप सॉकेट में भी मोड स्टेपर रहता है, लेकिन ड्रिल चक में तो पैरेलल सैंक ड्रिल को होल्ड कर सकते हैं। मशीन वाइज भी राइट आंसर नहीं होगा, और नॉन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी में है। तो स्लीप इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लीप हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब ड्रिल का डायमीटर जो मशीन स्पिंडल है उसका डायमीटर से छोटा हो जाता है, तब हम लोग उसका बीच में स्लीव यूज़ कर देते हैं। तो स्लीव में भी मोड स्टेपर रहता है, ठीक है। और सॉकेट हम लोग उसका ऑपोजिट पर्पस में यूज़ करते हैं। जब ड्रिल का डायमीटर मशीन स्पिंडल का डायमीटर से बड़ा होता है तब हम लोग सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 आप देख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन कुछ टाइम पहले मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करा दिया हूँ, तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर अगर देखेंगे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लो स्पीड ऑफ स्पिंडल इज नेसेसरी इन। तो लेथ मशीन में कार्य करते टाइम स्पिंडल स्पीड सबसे कम किस में चाहिए, कौन सा पर्सन करते टाइम चाहिए? तो थ्रेड कटिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तो आप लोग जानते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो फेस होता है और फ्लैंक का बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं, रेक एंगल, ऑप्शन नंबर बी क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन नंबर सी लीप एंगल, ऑप्शन नंबर डी पॉइंट एंगल। तो इसमें क्या बोला है? एक ऐसे कटिंग टूल है, ओके, तो ऐसे कटिंग टूल है, इसको बोलते हैं फेस और इसको बोलते हैं फ्लैंक। तो ये जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं लीप एंगल, ठीक है। तो लीप एंगल को क्या क्या एंगल कहते हैं? लीप एंगल को वेज एंगल भी कहते हैं। तो इसका बारे में थोड़ा सा एक बार शॉर्ट नोट हम आप लोगों को दिखा देता हूं। तो अगर आप लोग इस ड्राइंग को देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस एंगल को लीप एंगल कहते हैं। तो इसका बाद और भी आप लोग पढ़ सकते हैं, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज लीप एंगल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कटिंग एंगल। इसको कटिंग एंगल भी कहते हैं, नाइफ एंगल भी कहते हैं, वेज एंगल भी कहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रेक एंगल एंड क्लियरेंस एंगल प्रोवाइडेड ऑन द कटिंग टूल। जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है वेज एंगल, या बोल सकते हैं जिसको लीप एंगल कितना होने वाला है, क्योंकि रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल ज़्यादा होगा तो वेज एंगल कम होने वाला है, और अगर रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल कम होगा तब उसका लीप एंगल या वेज एंगल जिसको आप लोग नाइफ एंगल कहते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है। और इसमें आपको क्या बोला है? इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज। अगर लीप एंगल ज़्यादा होगा तो उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलेगा, ओके। ए लार्जर लीप एंगल परमिट्स मैशनिंग हार्डर मटेरियल। जब भी लीप एंगल ज़्यादा हो जाएगा मतलब क्या, उसका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा कटिंग एज का, तो वो हार्ड मटेरियल को काट सकता है और हेवियर डेप्थ ऑफ काट को भी ये दे सकता है, और उसका टूल लाइफ भी बहुत इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसका जो कटिंग एज है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके। समझ में आ गया। तो इसका स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज किसके ऊपर डिपेंड करता है? टूल का रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और एक बार आप लोग ड्राइंग को देख लेना। और क्लियरेंस एंगल आप देख सकते हैं जो फ्लैंक में है, और ऊपर में जो रेक एंगल दिया है उसका ऊपर डिपेंड करता है लीप एंगल, ठीक है। समझ में आ गया। जितना हो सके एक एक क्वेश्चन का मैं आप लोग को सोल्यूशन देने का कोशिश करता हूँ। जो इजी क्वेश्चन होता है उसको मैं धीरे धीरे स्किप कर देता हूँ, क्योंकि वो तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा क्लास में डिस्कशन किया हूँ। ये सब क्वेश्चन आप लोग को नया नया है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेट करके लाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ट्विस्ट ड्रिल आर मेड ऑफ। ट्विस्ट ड्रिल डैश के बना होता है। ऑप्शन नंबर है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर बी कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। मतलब हाई स्पीड स्टील से भी बना होता है और कार्बन स्टील से भी बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील। तो ट्विस्ट ड्रिल सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड स्टील का बना हुआ होता है, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बारे में जो भी एंगल होते हैं बहुत बार मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को मैं कुछ टाइम पहले डिस्कशन कर दिया हूँ, लेथ का स्पेसिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी रिपीट हो गया है, इसीलिए लास्ट में मैं और 2 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। 2 क्वेश्चन आप लोग लास्ट में देख के जाना। जब भी इस क्वेश्चन का जो नंबर सीरीज 50 हो जाएगा उसका बाद भी मैं 2 क्वेश्चन और आप लोग के लिए डिस्कशन कर दूंगा। तो आप लोग का 50 क्वेश्चन नया नया क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फॉर मैशनिंग ए कास्ट आयरन वर्कपीस बाय ए हाई स्पीड स्टील टूल द एवरेज कटिंग स्पीड इज। एक हाई स्पीड स्टील से बना हुआ कटिंग टूल से अगर कास्ट आयरन वर्कपीस का मैशनिंग करते तब एवरेज कटिंग स्पीड कितना होना चाहिए?
ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 22 मीटर पर मिनट, ऑप्शन नंबर डी 30 मीटर पर मिनट। तो आप लोग जानते हैं हाई स्पीड स्टील टूल से अगर कास्ट आयरन को मैशनिंग करते तो काटिंग स्पीड 25 से 40 मीटर पर मिनट का अंदर होता है। ओके, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर पर मिनट इसका एवरेज कटिंग स्पीड होता है जब हाई स्पीड स्टील से कास्ट आयरन का हम लोग मैशनिंग करते हैं। तो 25 से 40 का अंदर ही तो 30 आता है ना, तो इसलिए 30 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 मीटर पर मिनट एवरेज कटिंग स्पीड होता है, लेकिन इसका रेंज होता है 25 से 40 मीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इन ऑर्डर टू अचीव ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल इज। जब हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का मदद से टर्निंग करते हैं तो एक स्पेसिफिक मतलब अच्छा सरफेस फिनिश पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए वो क्या होता है? डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड या टूल रेक एंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कटिंग स्पीड, क्योंकि आप लोगों को जानना चाहिए हाई कटिंग स्पीड में ऑलवेज सरफेस फिनिश अच्छा आता है, चाहे आप लोग पॉजिटिव रेक एंगल यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव रेक एंगल यूज़ कर रहे हैं या जीरो रेक एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो कटिंग स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्पेसिफिक सरफेस फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हैं, ए ले द 4 स्टेप ऑन द कोन पुली विथ बैक गियर विल हैव। तो 4 स्टेप अगर कोन पुली रहता है लेद में तो इसमें हम लोग को कितना स्पीड मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 4 डायरेक्ट स्पीड, ऑप्शन नंबर बी 4 इनडायरेक्ट स्पीड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी 8 इनडायरेक्ट स्पीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं हम लोग 2 टाइप के हेड स्टॉक यूज़ करते, मैं आप लोग को पहले बता दिया हूँ। एक होता है स्टेप्ड कोन पुली टाइप हेड स्टॉक, और होता है दूसरा होता है ऑल गियर्ड हेड स्टॉक जिसको नॉर्टन हेड स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, या नॉर्टन गियर बॉक्स कहते हैं। तो कोन पुली जो हेड स्टॉक होता है उसमें स्टेप पुली होता है, तो 4 स्टेप अगर पुली रहेगा उसमें 4 डायरेक्ट स्पीड मिलेगा और बैक गियर यूनिट देने के बाद और 4 इनडायरेक्ट स्पीड मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन ए सेंटर लेथ द कटिंग टूल इज फेड इन डैश विद द रेफरेंस टू द लेथ एक्सिस। सेंटर लेथ में कटिंग टूल को हम लोग कौन सा मतलब लेथ एक्सिस का किस में हम लोग फीड दे सकते हैं? क्रॉस डायरेक्शन ओनली या लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ओनली? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, मतलब क्रॉस में भी दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल में भी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी एनी डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंटर लेथ में हम लोग क्रॉस डायरेक्शन में भी फीड दे सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में भी फीड दे सकते हैं। क्रॉस डायरेक्शन जब भी हम लोग देते तब क्या होता है, वो आप ऐसे जैसे ग्रूविंग जब करते हैं ना, जब थ्रेड करते हैं तब हम लोग उसको क्रॉस फीड देते हैं, और अगर हम लोग बात करते लॉन्गिट्यूडिनल फीड तब क्या करता, जब टर्निंग होता तब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फीड देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेक्सचर जो होता है, कोई भी अगर वर्कपीस है तो उसका ऊपर जो सरफेस टेक्सचर होता है उसको मेजरिंग करने के लिए हम लोग मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सरफेस टेक्सचर क्या होता है? द पैटर्न ऑफ द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल। कटिंग टूल मूव होने का कारण जो पैटर्न वर्कपीस के ऊपर बनता है, सोचो ऐसे पैटर्न बनेगा, कटिंग टूल अगर ऐसे मूव हुआ तो ऐसे ऐसे अगर कटिंग टूल मतलब जो बनता है पैटर्न बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरफेस टेक्सचर। तो ये सरफेस टेक्सचर को मेजरिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट अब देख सकते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द रैपिंग एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। अगर रैपिंग एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो तब क्या होता है? तो रैपिंग एंगल किस में होता है? जब हम लोग बेल्ट और पुली ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है, तब रैपिंग एंगल होता है। ये सोचो ड्राइवर पुली है, ठीक है, और ये सोचो ड्रिवेन पुली है, तो इसका सेंटर एक्सिस हम लोग बना देते हैं। ओके, तो रैपिंग एंगल सोचो ऐसे अगर होता, रैपिंग एंगल सोचो ऐसे होता, तो इसमें क्या होता? ये 180 डिग्री इधर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है, मतलब ये 180 डिग्री होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है।
और रैपिंग एंगल अगर ज़्यादा होता बोला 180 डिग्री से, सोचो ऐसे ड्राइवर पुली है और ऐसे ड्रिवेन पुली है, ठीक है, इसका सेंटर एक्सिस ए है, ओके, और इसका भी सेंटर एक्सिस ए है। तो ऐसे अगर रैपिंग एंगल इस टाइप का होता, रैपिंग एंगल अगर इस टाइप का होता, मतलब क्या है, देखो ये 180 डिग्री तो इधर तक हो रहा था, देखो ये इधर तक टच कर रहा है और इधर तक टच कर रहा है, मतलब 180 डिग्री से भी ज़्यादा रैपिंग एंगल हो रहा है। इसको रैपिंग एंगल कहते हैं, मालूम है, जो ए होता है इसका रैपिंग एंगल, इसका होता है टोटल 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो इसको रैपिंग एंगल कहते हैं। तो रैपिंग एंगल जब भी बेल्ट और पुली ड्राइव में ज़्यादा होता है तब क्या करता है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, पुली कैन ड्राइव लो लोड, पुली लो लोड को ड्राइव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पुली कैन ड्राइव हाई स्पीड, पुली को हाई स्पीड में हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पुली कैन ट्रांसमिट हाई लो टॉर्क, पुली लो टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पुली कैन ट्रांसमिट हाई टॉर्क, हाई टॉर्क को पुली ट्रांसमिट करते हैं। तो जब भी रैपिंग एंगल ज़्यादा होता है तब हाई टॉर्क या हाई पावर को पुली ट्रांसमिट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जनरली जानना चाहिए जब भी ऐसे बेल्ट और पुली ड्राइव होता है, इसमें अगर रैपिंग एंगल कम हो जाता, सोचो ऐसे अगर रैपिंग एंगल होता, ऐसे अगर रैपिंग एंगल होता, मतलब क्या है, ये 180 डिग्री से कम हो रहा है, जस्ट इधर से इधर तक ये बेल्ट और पुली को टच कर रहा है, तो एक 180 डिग्री से कम है, तो इसमें क्या होता है, लो टॉर्क को या लो पावर को ट्रांसमिट करता है। लेकिन जब भी रैपिंग एंगल ज़्यादा हो जाता है, मतलब सोचो इस टाइप का होता है, तो कहाँ कहाँ से टच कर रहा है, बेल्ट इधर से इधर तक टच कर रहा है, मतलब ये होता है इसका रैपिंग एंगल, ठीक है, ये टोटल रैपिंग एंगल तब हो जाता, ओके। तो तब 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा तो हाई टॉर्क या हाई पावर को ट्रांसमिट करता है। तो रैपिंग एंगल को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जॉकी पुली या आइडलर पुली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया है। तो कभी कभी बोलते हैं रैपिंग एंगल अगर कम होता है तो हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, जॉकी पुली या आइडलर पुली का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, ओके। और 2 क्वेश्चन मैं आप लोग का साथ डिस्कशन करूंगा तो 50 क्वेश्चन आज का क्लास में कंप्लीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज नॉट अंडर द टॉलरेंस ऑफ लोकेशन ग्रुप। ये जियोमेट्रिक टॉलरेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो चैप्टर मैं पिछला क्लास में आप लोगों का साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। तो आप लोग हर वीडियो देखने का कोशिश कीजिए, जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूँ उसमें नया नया चीज़ आप लोग को सीखने को मिलता है। तो जियोमेट्रिक टॉलरेंस 3 ग्रुप में डिवाइड होता है, फॉर्म ग्रुप, एटीट्यूड ग्रुप और लोकेशन ग्रुप। इसमें पूछा गया लोकेशन ग्रुप का अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता है। तो लोकेशन ग्रुप का अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक आता है, पोजीशन जो ऑप्शन नंबर बी में इसका सिंबल है, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रिसिटी जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सिंबल है, ऑप्शन नंबर डी में जो सिंबल है इस सिमेट्री का सिंबल है, ठीक है। तो पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्री ये तीनों आता है लोकेशन ग्रुप का अंदर। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में है ये राउंडनेस, ये राउंडनेस का सिंबल है जो फॉर्म ग्रुप का अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकेशन ग्रुप का अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए आता है, राउंडनेस होता है वो फॉर्म ग्रुप का अंदर आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो लास्ट पूछे गया है, इसरो का एग्जाम में पूछा गया था। एक आप देख सकते हैं ड्राइंग दिया गया, उसमें एक पैरेललोग्राम का ऐसे आप बोल सकते हैं रंबस का एक ड्राइंग दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब एक क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो रंबस का एक ड्राइंग दिया गया है इसका मतलब एक ये जो सिंबल है एक क्या इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटनेस, ऑप्शन नंबर बी फ्लैटनेस, ऑप्शन नंबर सी प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, ऑप्शन नंबर डी प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस। तो ये इंडिकेट कर रहा है फ्लैटनेस को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये इसरो का एग्जाम में भी पूछा गया है, तो हर एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो जो भी टोटल 4 चीज़ें, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन, प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस, ये चारों चीज़ आता है फॉर्म ग्रुप का अंदर, ठीक है। स्ट्रेटनेस मतलब जस्ट एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जब भी ऐसे रंबस का सिंबल दिया रहेगा मतलब वो फ्लैटनेस का सिंबल होता है, ठीक है। समझ में आ गया। आज टोटल 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की तरफ से सपोर्ट करते रहना और ऐसे चैनल को आगे बढ़ाते रहना।